प्रिय विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब तक हमने यह देखा कि भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हो चुकी है। हम इस नतीजे पर भी पहुंचे कि भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक रूप से इल्तुतमिश ने की थी। हमने यह भी देखा कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी दुर्बल थे, चाहे वह रजिया हो। अब रजिया के साथ तो यह भी बात कही जाती है कि वह तो इसलिए विफल हुई कि वह स्त्री थी, लेकिन यहाँ विषय यह नहीं है। यहाँ विषय यह है कि उसने इल्तुतमिश की तरह कोई सत्ता खड़ी की नहीं, कर नहीं पाई, किसी भी कारण से नहीं कर पाई होगी, इसलिए उसका नाम भी इल्तुतमिश के बाद के दुर्बल सुल्तानों में ही लिखा जाएगा। तो इल्तुतमिश के बाद में रजिया के पहले रुकनुद्दीन फिरोज भी हो चुका है, और रजिया के बाद में बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। सब दुर्बल शासक थे, कमजोर थे। नासिरुद्दीन महमूद ने 20 वर्ष तक शासन किया, लेकिन उसके सुल्तान बने रहने के सम्मान को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था बलबन नामक एक सरदार ने, जो उसका प्रधानमंत्री था, जो उसका नायब मलिकत था। और बाद में जब फरवरी 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो गई, तो बलबन सुल्तान बना। अब देखिए आप कि ये जो नासिरुद्दीन महमूद है, ये बीमारी की वजह से मरा था। ठीक है, कुछ लेखक संदेह करते हैं कि बलबन ने उसे मरवा दिया। बलबन का दामाद था यद्यपि वो नासिरुद्दीन महमूद, लेकिन बलबन ने मरवा दिया था। इस तरह के हमें प्रमाण मिलते नहीं हैं कि उन पर भरोसा किया जा सके। और यदि मरवा भी दिया था तो वो युग ही ऐसा था, सत्ता के लिए कोई किसी को भी मरवा सकता था। बलबन 20 वर्ष के नासिरुद्दीन महमूद के काल में अधिकतर समय प्रधानमंत्री रहा, नायब मुमालिकत रहा, और उसने अपनी मर्जी की। सुल्तान तो महल में रहता था, कभी कभी वह सुल्तान को सामने लाता था, उससे कोई बात कहलवा देता था, कोई ऐसा निर्णय जो सर्वसम्मति से होना होता था, या कोई ऐसा ही और विषय। ठीक है, यह भी हमारे इतिहासकारों में विवाद है। कुछ ने कहा कि साहब नासिरुद्दीन महमूद इतना कमज़ोर नहीं था, वह अपने निर्णय खुद लेता था। लेकिन असल बात यह है, हाँ, एक बात कही जाती है कि वो कमज़ोर होता तो बीच में बलबन को फिर प्रधानमंत्री के पद से हटा कैसे देता। इसकी वजह बता रहा हूँ मैं। इसकी वजह यह है कि नासिरुद्दीन महमूद इसलिए टिका रहा कि उसके समय जो सरदार थे उनके बीच में एक संतुलन कायम था, और अधिकतर समय, कुछ समय को छोड़ दें, रेहान का जो समय आया था प्रधानमंत्री का, उस समय को छोड़ दें तो बाकी पूरे समय सरदारों ने बलबन को समकक्षों में प्रथम मानते हुए आगे रखा है। इस वजह से 20 साल तक नासिरुद्दीन महमूद राज कर गया। और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के समय इल्तुतमिश के वंश का कोई व्यक्ति बचा ही नहीं था जिसको बुलाकर ये कह दिया जाए कि आप उत्तराधिकारी होंगे। तो उसने, माना जाता है कि मरने से पहले बलबन को अपना उत्तराधिकार दे दिया था कि मेरे बाद में ये सुल्तान बनेंगे। यदि सरदारों में से किसी का चयन किया जाना था तो बलबन के अतिरिक्त किसी दूसरे का चयन हो नहीं सकता था, क्योंकि बलबन का गुट सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा गुट था उस समय। खैर, बलबन ने 1266 ईस्वी में एक नया वंश शुरू किया। गुलाम वंश तो चल रहा है,
आप समझ जाएंगे कि क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम, इल्तुतमिश गुलाम और यह बलबन भी गुलाम। इसलिए इसको गुलाम वंश कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसने जो नया वंश शुरू किया वो इतिहास में द्वितीय इलबारी वंश के नाम से जाना जाता है। प्रथम इलबारी वंश शुरू किया था इल्तुतमिश ने। अब इलबरी क्या है? इलबरी असल में तुर्किस्तान की एक जनजाति है। इल्तुतमिश का संबंध भी उससे था और बलबन का संबंध भी उससे था। इसलिए इल्तुतमिश के वंश को प्रथम इलबरी वंश कहा जाता है और बलबन के वंश को द्वितीय इलबरी वंश कहा जाता है। तो ये जो बलबन था यह किसी छोटे परिवार से ताल्लुक नहीं रखता था। इसका मूल नाम तो वैसे बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन। इसके पिता और इसके दादा ये लोग अपने इलाकों में 10-10 हजार परिवारों के खान थे, मुखिया थे। तो यह स्थिति कोई मामूली स्थिति थोड़ी ही है, अच्छी स्थिति है। और बलबन उस परिवार का है जो मुखिया का परिवार है। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि बलबन मंगोलों के हत्थे चढ़ गया, बंदी बन गया उनका। और मंगोलों ने उसको आप ये समझ लीजिए कि अपने पास नहीं रखा, उसको बगदाद ले गए और वहां बेच दिया। कोई ख्वाजा जमालुद्दीन था, उसने खरीद लिया। जमालुद्दीन विद्वान था और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, इस्लाम में गहरी आस्था रखने वाला। तो जमालुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि उसने उसे अपने पुत्र के समान पाला। अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि पुत्र का दर्जा दिया या पुत्र के समान पाला, क्योंकि जमालुद्दीन ने भी तो उसको बाद में बेच ही दिया था। जमालुद्दीन के पास बहुत सारे गुलाम थे खरीदे हुए, तो उनको लेकर वह आया बाद में दिल्ली। बसरा का रहने वाला था जमालुद्दीन। दिल्ली में उसके सारे गुलामों को इल्तुतमिश ने खरीद लिया। तो बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम बन गया। अब ये भाग्य का खेल ही है कि जो लड़का 10,000 परिवारों के मुखिया के वंश का है, कहां वो बिकता बिकता और अब इल्तुतमिश के पास आ गया। इसी तरह पीछे मुड़ के देखिए, इल्तुतमिश भी बिकता बिकता कुतुबुद्दीन के पास आया है। और कहां वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि उसे गुलामी से मुक्त किया जाएगा। लेकिन खोखरों का दमन करने के लिए वो मोहम्मद गोरी भारत आया हुआ था। उसने उसको देखा कि ये तो बहुत अच्छा योद्धा है। तो उसने पूछा कुतुबुद्दीन से कि ये कौन है? तो कहा साहब ये हमारा गुलाम है, बड़ा खूबसूरत था, योद्धा भी था। तो बोले ये गुलाम रहने के लायक थोड़ी है, ये तो बड़े काम करेगा भविष्य में, इसको आज़ाद किया जाना चाहिए। तो कहा कर देते हैं। तुम क्या कर दोगे? हम ही कर देंगे। कह रहे गुलाम के गुलाम को आज़ाद किया जा सकता है। तो कुतुबुद्दीन गुलाम था मोहम्मद गोरी का, उसका गुलाम था इल्तुतमिश, मुक्त कर दिया। और देखिए कहाँ कुतुबुद्दीन का पुत्र आराम शाह अयोग्य सिद्ध हुआ और सरदारों ने इल्तुतमिश को बुलाकर कहा कि आप संभालिए साहब, सुल्तान बनिए।
ये थोड़ी है कि इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता और ये आराम शाह के 5-6 महीनों में दिखाई थी। पहले से उसने अपनी योग्यता सिद्ध की है। कुतुबुद्दीन का प्रिय भी था, वो रिश्तेदारी थी, बता चुका हूं मैं। तो यही बलबन के साथ हुआ। एक उच्च कुल से मेरा मतलब एक प्रभावशाली परिवार का था, और प्रभावशाली परिवार का होने के बावजूद गुलाम हो गया, और गुलाम होकर वापस सुल्तान बन जाना, सुल्तान के पद तक जाकर वापस प्रतिष्ठा हासिल कर लेना, ये सिर्फ भाग्य से नहीं होता है। यह सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, यह मेहनत का खेल है। जब हम इतिहास दर्शन पढ़ते हैं तो चर्चा करते हैं ना कि इतिहास का उद्देश्य क्या है। तो बड़े ही सरल शब्दों में और सीधी सादी बात करूं तो यह है कि इतिहास हमें और आने वाली पीढ़ियों को अतीत से सीखकर आगे बढ़ना सिखाता है। अब ये बलबन मान लेता कि अब गुलाम हो गए तो हो गए, पड़े रहो, ऐसा नहीं। कदम कदम पर उसने अपनी योग्यता को सिद्ध किया, और इल्तुतमिश ने उसको अपना खास सरदार बनाया, व्यक्तिगत अनुचरों में भर्ती किया उसको, और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते जब व्यक्तिगत अनुचर हो गया ना, तो व्यक्तिगत अनुचर होने का मतलब संपर्क ज्यादा बनना। तो इल्तुतमिश ने देखा है ये आदमी तो योग्य है, उससे अपनी बातें शेयर करनी शुरू की, आजमाया तो लगा कि वफादार भी है। इस बलबन को इल्तुतमिश ने अपने 40 गुट में शामिल किया। जिन 40 अमीरों पर उसने विश्वास किया, जिन 40 सरदारों पर उसने विश्वास किया, उन 40 में से एक बलबन था। बाद में ये लोग शमसी सरदार कहलाए, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के सरदार, और योग्यता के बल पे आगे बढ़ता गया। रजिया के समय ये अमीर शिकार बन गया। बहराम शाह के समय तो इसके बलबन के मित्रों को भी अच्छे पद मिले, और बलबन को रेवाड़ी की जागीर मिली, और बाद में उसके साथ हांसी भी मिला दिया गया। इस बीच समय समय पर बलबन अपनी योग्यता भी सिद्ध करता रहा। 1245 में जब मंगोलों ने सिंध प्रदेश पर हमला किया था, तो बलबन ने मुकाबला किया था उनका, और मंगू था मंगोल नेता, वो खुद अपनी सुरक्षा की चिंता करने लगा। इस तरीके से बलबन ने वो अभियान किया, और उच्च का घेरा डाल रखा था, मंगू ने वो उठाकर चलता बना। तो जैसे ही वो गद्दी पर बैठा बलबन, बाद में नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री रहकर उसकी सेवा करके शब्द बोल रहा हूं मैं, वो इसामी लिखता भी तो है अपनी किताब में कि वो सुल्तान तो महल में रहता था, और उसकी बलबन उसकी सेवा करता था, कभी कभी बाहर लाता था उसको। तो वो सेवा करने का मतलब यह था कि उसको अपने कब्जे में कर रखा था। वो बलबन बाद में सुल्तान बनता है। तो इतिहासकार लिखता है कि जो शक्ति और प्रभुत्व रूपी बाज को अपनी कलाई पे बांधे रखना चाहता था, ऐसा बलबन। आप देखेंगे कि जो बलबन प्रधानमंत्री रहते हुए सुल्तान के पद का, सुल्तान के ताज का, सुल्तान की गरिमा का अवमूल्यन कर रहा है कि सुल्तान की नहीं, प्रधानमंत्री की चलेगी, नायबे मुमालिकत की चलेगी, और चली। वो व्यक्ति जब खुद सुल्तान बन जाता है तो इस तरह
की अवधारणा प्रस्तुत करता है, इस तरह की अवधारणा लेकर आता है कि सुल्तान तो इस धरती पर ईश्वर की छाया है, नियाबत खुदाई है, और उसके मन में जो आ जाती है वही उसके लिए ऊपर वाले का आदेश होता है। पूरी तरह से यू टर्न लेना कहते हैं इसको, यू टर्न, ऐसे ऐसे लिया जाता है यू टर्न। इसलिए सुल्तान सुल्तान है और सुल्तान सुल्तान ही रहेगा। अब करना पड़ता है आपको, यदि अपना प्रभुत्व बना के रखना है तो आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। और ये करना इतिहास में हम लोग बलबन के राजत्व सिद्धांत के नाम से पढ़ते हैं, थियोरी ऑफ किंगशिप। बताऊंगा मैं, जब विषय आएगा तो बताऊंगा। तो बलबन के सामने कई तरह की समस्याएं थी। गद्दी पर तो वह बैठ गया, उपाधि धारण की नाम रखा गयासुद्दीन बलबन, और 1266 से लेकर 1287 तक का काल भारत की केंद्रीय सत्ता का काल। मैंने प्रांतीय सत्ताएं नहीं बोल रहा हूं, मैं केंद्रीय सत्ता बोल रहा हूं। केंद्रीय सत्ता का काल गयासुद्दीन बलबन के नाम का काल है। उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मैंने संकेत किया ना कि पहला चैलेंज तो उसने दूर ही ऐसे किया कि सुल्तान का पद होता है। कोई मजाक थोड़ी है कि सुल्तान की इच्छा के ऊपर से कोई काम सल्तनत में हो जाए। ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, इस तरह का माहौल देना कि लोग डरें सुल्तान से, ऐसा नहीं हो कि न डरें। जो बुनियाद हिल चुकी थी सल्तनत की, कमजोर उत्तराधिकारी आने के कारण इल्तुतमिश के उस बुनियाद को मजबूत करना, उसकी मरम्मत करना, ये काम बलबन का था। इसके लिए उसने बहुत काम किया। नासिरुद्दीन महमूद के समय यद्यपि बलबन सर्वे सर्वा था, फिर भी वह सुल्तान तो नहीं था। बलबन वे सारे काम नहीं कर सकता था जो उसके मन में आते थे। वह सुल्तानों के शक्ति संतुलन के बीच में रह रहा था, लेकिन अब उसके सामने पूरा अवसर था कि एक सुल्तान के रूप में काम कैसे करे। अब सुल्तान के रूप में काम करने देंगे कैसे उसको लोग? जिन सरदारों के साथ वह काम करके सुल्तान को दबाकर रखता था, सरदार तो अब भी वही है लगभग। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरा था बलबन के आगे कि ये जो 40 गुट के जो सरदार हैं, जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश के वफादार हैं, ये सरदार उसको टिकने नहीं देंगे। उसने शुरू में ही एक योजना बना ली कि 40 दल के ऐसे सदस्यों को जो बलबन को अच्छी नज़र से नहीं देखते या जिनके बारे में सूचनाएं सही नहीं हैं, उनको एक एक करके रास्ते से हटाया जाना चाहिए। ये बलबन जानता था। दूसरी बात, राज्य का आर्थिक ढांचा बुरी तरह से गड़बड़ाया हुआ था। एक तो ये सरदार सब अपना 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 खजाना भर रहे थे। अपने इलाकों में वे अपने आप को सुल्तान से कम नहीं मानते थे, तो वे धन क्यों पहुंचाएंगे केंद्र में? केंद्र में धन नहीं। और उसके अलावा फिर इतने अभियान, कभी तो सरदारों के विद्रोह, कभी मंगोलों का अभियान, प्रांतीय इक्तादारों का व्यवहार, जैसा मैंने कहा, वे धन आगे भेजते ही नहीं थे। तो राज्य में धन नहीं, सोना चांदी नहीं, घोड़े नहीं, तो फौज भी कमजोर हुई। ऐसे में बलबन के सामने चुनौती थी कि वह अपने खजाने को कैसे भरे। फिर राजपूतों की चुनौतियां खड़ी थी। राजपूताना, बुंदेलखंड,
बघेलखंड, इनमें राजपूत खड़े थे मुकाबला करने के लिए। भले ही दिल्ली में केंद्रीय सत्ता तुर्कों की स्थापित हो गई होगी, लेकिन वे अपना महत्व भारतवर्ष में कम नहीं मानते थे। मंगोलों का तो मैंने कहा ना कि मंगोलों ने तो सिंधु नदी को पार करके सिंध और जो पंजाब का जो वेस्टर्न इलाका है, पश्चिमी पंजाब है, उस पर अपना कब्जा कर रखा था। तो वहां तक तो आना मंगोलों के लिए हमेशा से ही सुविधाजनक था। और मतलब हमेशा से मेरा मतलब कि सिंधु नदी पे उनका यदि कब्जा हो जाए तो वे आगे आ सकते थे और वहां पड़े ही रहते थे, वे मौका मिलता था तब। तो मंगोलों की तरफ से ध्यान रखना। तो बलबन फिर कौन सी नीति अपनाए, कौन सी नीति से आगे बढ़े? तो उसकी जो नीति थी उसे इतिहास में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है। रक्त और लोहे की नीति। क्या होती है रक्त और लोहे की नीति? रक्त की नीति का मतलब है कि रक्त बहाने में संकोच नहीं करना। कोई दया, कोई उदारता, कोई रहम नहीं। जो भी सल्तनत के विरोध में खड़ा दिखता या विरोध में खड़ा बोलता या अपने आचरण से विरोध में होना सिद्ध करता, उसको बलबन ने मार दिया। खून बहाने में कोई संकोच नहीं। यह रक्त की नीति। इस रक्त की नीति में प्रदेशों को जीतना भी शामिल है, विद्रोहों को दबाना भी शामिल है। और लोहे का मतलब तलवार। तलवार से संकेत है तलवार की ओर, कि जिसकी तलवार में परधार है, जिसको तलवार चलाना आता है, वह अपने राज्य का विस्तार भी करेगा, वह विरोधियों का दमन भी करेगा और वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा पाएगा। तो उसके सारे काम इस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। इसीलिए बलबन आगे 1287 ईस्वी तक शासन कर सका। अब बलबन ने सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या किया, यह मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।